प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत गुप्तकालीन भारत का वर्णन करेंगे। इसके अंतर्गत हम गुप्तकालीन साहित्य एवं कला के विषय में चर्चा करेंगे। पहले गुप्तकालीन साहित्य के विषय में। साहित्य तथा कला की दृष्टि से गुप्त काल बहुत महत्वपूर्ण था। गुप्त काल में वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना हुई थी, इसलिए साथ साथ संस्कृत भाषा की उन्नति होना भी अनिवार्य था। इस कारण गुप्त काल संस्कृत साहित्य के पुनरुद्धार का युग माना जाता है। गुप्त सम्राट विद्याव्यसनी थे, साहित्य में उनकी बड़ी रुचि थी। समुद्रगुप्त स्वयं उच्च कोटि का विद्वान तथा साहित्यकार था और कविताएं लिखता था। इसी कारण वह कविराज अर्थात कवियों का राजा कहा गया है। समुद्रगुप्त का मंत्री हरिसेन भी उच्च कोटि का कवि था। उसकी प्रतिभा पर्याय प्रशस्ति से प्रकट होती है। बौद्ध दार्शनिक वसुबंधु तथा बौद्ध न्यायिक दिंगनाग को समुद्रगुप्त का आश्रय प्राप्त था। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बड़ा विद्या प्रेमी और विद्वानों का आश्रयदाता था। कहा जाता है कि उसने अपनी राजसभा में 9 महान विद्वान रखे थे जो उसकी राजसभा के नवरत्न कहलाते थे। इन विद्वानों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास की प्रतिभा बहुमुखी थी। वे युग के सबसे बड़े कवि तथा नाटककार माने जाते हैं। कालिदास के लिखे हुए 7 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। इनमें रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत तथा ऋतुसंहार काव्य ग्रंथ हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र नाटक ग्रंथ हैं। मुद्राराक्षस नामक नाटक के रचयिता विशाख दत्त भी इसी काल की भूति माने जाते हैं। अमरकोश के रचयिता अमर सिंह तथा भारतीय आयुर्वेद के प्रकांड पंडित एवं चिकित्सक चरक चंद्रगुप्त के नवरत्नों में थे। अन्यथा चंद्रगुप्त को कनिष्क की सभा में भी माना जाता है। गुप्तकालीन प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत कालिदास के अतिरिक्त भास के ग्रंथ स्वप्नवासव दत्तम, चारु दत्तम, प्रत्ययगंध रायणम, शूद्रक के ग्रंथ मृच्छकटिकम, विशाख दत्त के ग्रंथ देवी चंद्रगुप्तम तथा मुद्रा राक्षस, भट्टी के ग्रंथ भट्टी काव्य और रावण वहो या रावणवध, वात्स्यायन का ग्रंथ कामसूत्र। वात्स्यायन को चाणक्य भी माना जाता है जो मौर्यकालीन था, लेकिन यहाँ गुप्त काल में उसका उल्लेख मिल रहा है। दंडी का ग्रंथ दश कुमार चरितम, सुबंधु का वासव दत्ता, भारवी का किरातार्जुनियम, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, इसकी कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। पुराणों का अद्यतन स्वरूप इसी काल में हुआ। रामायण महाभारत का संवर्धन भी इसी काल में हुआ। स्मृतियां भी इसी काल के अंदर संपूर्ण हुई, जैसे बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति आदि। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत वसुबंधु चरित, आर्यमनुषी, मूलकल्प प्रमुख हैं। जैन साहित्य के अंतर्गत जिनसेन रचित हरिवंश पुराण प्रमुख हैं। विदेशी साहित्य फायान का फो कुओ की इसी काल में लिखा गया था। ब्राह्मण ग्रंथों के पुनरुद्धार के अंतर्गत मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति में थोड़ा बहुत परिवर्तन संशोधन किया गया। हिंदू दर्शन की नूतन और साहसिक पद्धति इसी काल में विकसित हुई। गणित तथा ज्योतिष की भी इसी काल में उन्नति हुई। उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों के शासन काल में गणित तथा ज्योतिष की अत्यधिक उन्नति हुई। आर्यभट्ट तथा ब्रह्मगुप्त इस काल के बड़े गणितज्ञ और वराह मेहर इस काल के बहुत बड़े ज्योतिषी तथा खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने सूर्य का सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा और उनका प्रमुख ग्रंथ आर्यभट्टियम था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने घोषणा की थी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और उन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया। विज्ञान चिकित्सा की उन्नति के अंतर्गत गुप्त काल में विज्ञान तथा चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। वाघभट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। चंद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी रहते थे। गुप्तकालीन चिकित्सकों को शल्य शास्त्र के विषय में भी ज्ञान था। इस क्षेत्र में सुश्रुत का नाम उल्लेखनीय है। इस काल में अणु सिद्धांत का भी प्रतिपादन हुआ, जो वैशेषिक दर्शन का मूल है। बौद्धिक सक्रियता इस काल में काफ़ी बढ़ गई और इसके परिणाम स्वरूप अनेक काव्य ग्रंथों का सृजन हुआ। गुप्तकालीन साहित्यिक उन्नति की विवेचना करते हुए डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने लिखा है कि गुप्त काल की तुलना प्रायः यूनान के इतिहास में पेरिक्लीज के स्वर्णयुग से अथवा इंग्लैंड में एलिजाबेथ के स्वर्णयुग से की जाती है। इस काल ने भारत को अनेक विद्वान विभूतियों से भूषित किया, जिनकी देन से भारतीय साहित्य की विभिन्न शाखाएं अत्यधिक संपन्न हो गई। गुप्त सम्राटों ने विद्वत्ता को प्रोत्साहित किया। षड दर्शनों को भी इस काल के अंतर्गत बहुत विकास मिला। इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र से गुप्तकालीन भारत चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम कला के विषय में चर्चा करेंगे। कला के क्षेत्र में गुप्त काल में अनेक
मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण हुआ और अनेक स्मारक भी बनाए गए, जिनके अंतर्गत स्थापत्य कला में सारनाथ के स्तूप, अजंता तथा एलोरा के गुहा विहार, भीतरी गांव के मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आदि गुप्तकालीन कला सौंदर्य के प्रमाण हैं। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का शिखर आरंभ में 40 फुट ऊंचा था। गुप्तकालीन मंदिरों में तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, खोह का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर उल्लेखनीय हैं। शिल्प कला के क्षेत्र में गुप्त काल में कृतियों में ओज और संयम और शैली का सौष्ठव पाया जाता है। मूर्ति कला का प्रचलन बहुत बढ़ गया था। इस कारण देवी देवताओं की मूर्तियां बड़ी संख्या में बनने लगीं। इस काल में नैतिकता पर विशेष ध्यान दिया गया। नग्न मूर्तियों का निर्माण बंद हो गया, उन्हें जीने वस्त्र पहनाए गए। चित्रकला के अंतर्गत इस युग में मूर्ति कला के साथ साथ चित्रकला की भी बड़ी उन्नति हुई। अजंता तथा एलोरा की गुफाओं की दीवारों में इस काल की चित्रकारी के सुंदर उदाहरण विद्यमान हैं। इन चित्रों को वज्र लेप से बनाया गया है। लताओं, फूलों, पशुओं और मनुष्यों के जो चित्र इस युग में बने हैं वे बहुत आकर्षक और चित्तहर हैं। श्रीमती ग्राबोस्का ने लिखा है कि अजंता की कला भारत की प्राचीन कला है। संगीत कला के अंतर्गत गुप्त सम्राटों ने संगीत कला को राज्याश्रय प्रदान किया। इस कारण इस काल में संगीत कला की बड़ी उन्नति हुई। समुद्रगुप्त स्वयं संगीत प्रेमी था। उसका वीणा वादक प्रकार की मुद्रा दर्शनीय है। नाट्य कला के क्षेत्र में भी अनेक नाटक ग्रंथ लिखे गए। गुप्त काल में मुद्रा कला की भी बड़ी उन्नति हुई। इस काल में अनेक प्रकार की मुद्राएं चलाई गईं, जैसे अश्वमेध प्रकार, राजा रानी प्रकार, व्याघ्र घातक प्रकार, सिंह घातक प्रकार, हाथी सवार प्रकार, धनुर्धर प्रकार, पताका प्रकार, अश्वारोही प्रकार आदि आदि। गुप्त साम्राज्य की स्थापना के पूर्व भारत में यूनानी, शक, कुषाण, सीथन आदि जातियां प्रवेश कर गई थीं। इस कारण भारतीय कला पर विदेशी कला, विशेषकर गांधार शैली का बहुत प्रभाव हो गया था। गुप्तकालीन कला ने विदेशी प्रभाव को उखाड़ फेंका और वह विशुद्ध भारतीय स्वरूप में विकसित हुई। निष्कर्षतः स्पष्ट है, गुप्तकालीन भारत के सर्वतोमुखी विकास का काल कहा जाता है। इस काल में भारत में नवजीवन, नवोल्लास का संचार हुआ जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्फुटित हुआ। महर्षि अरविंद ने लिखा है कि भारत ने अपने इतिहास में कभी भी जीवन की शक्ति का इतना बहुमुखी विकास नहीं देखा। हेवेल ने भी गुप्त काल की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि भारतवर्ष उन दिनों शिष्यता की स्थिति में न था, वरन वह संपूर्ण एशिया का शिक्षक था और पाश्चात्य सुझावों को लेकर उसने उन्हें सुधारना के अनुकूल बना लिया। इतिहासकार बर्नेट ने लिखा है कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल का वही स्थान है जो यूनानी इतिहास में पेरिक्लीज का और रोमन इतिहास में अगस्टस सीजर का। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।